नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस माकपा के कुछ दावेदारों ने दाखिल किया नामांकन। देर शाम तक चलता रहा भाजपा के भाई साहब का मंथन। मंगलवार को कलेक्ट्री में लगेगा दावेदारों का मेला। घूंघट में 3 बार दिखाई युवती, ले लिए 2 लाख। चेहरा देखने की आस में 1 बीघा जमीन की रजिस्ट्री तक करवा दी। स्वच्छ परियोजना में नहीं मिला मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को न्याय। जिम्मेदार कर रहे हैं गुमराह। नियम दिखाए तो बदल दिए तेवर। और कानौड़ भाजपा में नामांकन के बाद चले लाते गूंसे। विवाद बढ़ा तो बदल दिया वार्ड 8 का दावेदार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं निकाय चुनाव में शुरू हुई रणभेरी की। उदयपुर में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की सूची सामने आने के बाद कई प्रत्याशियों ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं दूसरी ओर सभी को भारतीय जनता पार्टी की सूची का इंतजार है, जो सोमवार को खबर लिखे जाने तक जारी नहीं हुई थी। सोमवार को नामांकन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशियों सहित कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं सबके सामने रखी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान वार्ड 6 से शंकर चंदेल और वार्ड 4 से नामांकन दाखिल करने वाले अरुण टांक ने बताया कि 25 सालों से शहर में बहुत कुछ सहा है और इस बार बदलाव की लहर आएगी और बोर्ड भी कांग्रेस का ही बनेगा। आइए ढोल ताशों के साथ नामांकन भरने आए दावेदारों की कुछ झलकियां आपको भी दिखाते हैं। मैं आनंद आजकल लाइन में आई है। फोन किया जी फोन किया क्या? तो महापौर की सीटें लगभग आप दावेदार के रूप में भर रहे हो या किस तरह से भर रहे हैं? मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और हमारे पार्टी में सिर्फ आदेश होता है और उसकी पालना की जाती है। अभी मैं पार्षद के रूप में चुनाव लड़ने जा रहा हूं और ये चुनाव वार्ड के कार्यकर्ता, वहाँ के बीएलए, वहाँ के पूर्व पार्षद और वहाँ के सभी गणमान्य नागरिक उनकी मदद से जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। चुनाव को देख रहा हूँ जनता की नज़र से। जिस तरह से 25 वर्षों से इन्होंने तानाशाही करी, हिटलरवाद चलाया, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इन्होंने ना जाने कहाँ लगाया, इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, इन्होंने लोगों को दिखावा का कार्यक्रम किया, वार्ड में कुछ भी कार्यक्रम नहीं किया। वार्ड की हालत देखो, सीवरेज की हालत देखो, सीवरेज का पानी तालाबों में गिर रहा है, तालाबों की स्थिति देखो, नालियों की हालत देखो, लाइटिंग की व्यवस्था देखो, सब की सब इतनी खराब कर रखी है। इन्होंने पूरा जनता को भ्रमित किया और 25 साल इन्होंने आराम से निकाल दिए। कोठारी साहब के पिछले 5 साल को किस तरह से देखते हो और आपको कांग्रेस को किस तरह से फायदा मिल सकता है? कोठारी साहब के 5 साल देखूँ तो उदयपुर खड्डों में डाल दिया है। उदयपुर जैसी स्मार्ट सिटी है, उदयपुर में पर्यटक सिटी है। आज पर्यटक आता है उदयपुर की सुंदरता देखने के लिए, आज खड्डे देख के जा रहा है। आज कैसी स्थिति थी, ना ट्रैफिक व्यवस्था थी, ना कुछ ना था, ना झीलों की, उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है, किस तरह की नगरी हो गई। आज आप देख रहे हैं कि उदयपुर में जनता का आक्रोश कैसे बढ़ रहा है, जैसे कैसे खड्डों की हालत हो रही है कि महापौर जी खड्डे में, महापौर जी, महाढोर जी, इस तरह के सवाल लोग जनता कह रही है, तो आपको खुद सामने दिख रहा है। क्या लगता है आपको जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, जो कांग्रेस को अंदर खुशी का खेमा बन सकता है? क्यों नहीं, जनता की नजर पूरी कांग्रेस की तरफ है। जनता खुद चाह रही है कि कांग्रेस का बोर्ड बने और कांग्रेस के सभी पार्षद जीत के आवे। क्षेत्र में जो निर्दलीय खड़े होंगे, आपके भी पक्ष के खड़े होंगे, तो उनको किस तरीके से मिला? देखिए, पार्टी का काम है निर्दलीय को मनाना,
पार्टी बैठेगी, बात करेगी, सबको मनाएगी। और वैसे देखा जाए तो बहुत से वार्डों में ऐसा कोई समीकरण नहीं है, एकदम इंडिविजुअल अच्छे टिकट हुए, पार्टी ने अच्छे टिकट दिए। शहर में नाकोड़ा नगर के बाशिंदे कई सालों से पीने के पानी की मांग को लेकर प्रयासरत हैं। इस मांग को लेकर सोमवार को नाकोड़ा नगर के लोग ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और जिला कलेक्टर आनंदी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि इस क्षेत्र के लोग पिछले 15 वर्षों से क्षेत्रवासी पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। पीने के पानी की सप्लाई के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं होने से क्षेत्रवासियों को मजबूरन टैंकर या कैंपर मंगवाने पड़ रहे हैं। इस समस्या को लेकर रविवार को नाकोड़ा नगर विकास समिति दाऊजी की बाड़ी बेड़वास की कार्यकारिणी की आम सभा सोमनाथ मंदिर के पास यूआईटी पार्क में आयोजित की गई। आज हमारे आरकेपुरम नाकोड़ा नगर, भैरव नगर, आरकेपुरम फर्स्ट, आरकेपुरम सेकंड, नाकोड़ा नगर, इसके अंदर वास्तव में पानी की भारी समस्या है। यूआईटी ने कन्वर्ट कॉलोनियां बना दी और उस कॉलोनियों बनाने के बाद में पीने का पानी हमारे पास में नहीं है। गांव वाले बड़े परेशान हैं। 300, 400, 500 का टैंकर डलाकर आज की तारीख में भी बरसात में भी पानी हमारे को टैंकर से डलाकर पीना पड़ता है। गर्मी में क्या स्थिति होती है, जो वास्तव में इनकी दयनीय स्थिति है। पीने का पानी नहीं मिलने से आज कलेक्टर साहब से मिलने के लिए सब गांव वालों ने कहा है कि भाई पूरी कॉलोनी के सभी नगरवासियों ने ज्ञापन दिया। क्या मांग रखी होगी? पिछली समस्या पिछले लंबे समय से चली आ रही है, लागत पहले भी हुई है। ये वास्तव में लंबे समय से है। 2013 में जब मैं चुनाव लड़ा था तब मेरे को लोगों ने कहा था कि हमारे को पीने का पानी चाहिए, तो वास्तव में मैं इनको विश्वास दिलाया था और मैंने प्रयास भी किया। चाहे वो हमारे जिंक्स मेल्टर में जो पानी हमारा मानसी वाकल का जा रहा उसमें से कुछ हिस्सा पानी देने का काम हो, चाहे फतेह सागर से हमने इसकी दूसरी वो मना कर दिया तो फतेह सागर से ले जाने की पाइपलाइन का इसका पूरा बजट बनाया तो 47 करोड़ का बजट होने से और पूरा शहर को खोद के और ले जाना बहुत ही मुश्किल था, तो इसको इन्होंने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद में गांव वालों ने पूरे नागरिक बंधु ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे घुगला मंगरा में पानी पर्याप्त है, यहाँ से पानी आप लेकर दे सकते हैं। तो वहाँ पर यूआईटी ने कहा कि भाई अगर पर्याप्त पानी है तो हम पैसे देंगे। 5.5 करोड़ पूर्व सरकार में पास हुआ था। 1.5 करोड़ यूआईटी ने इसमें से बोरिंग खोदने के लिए पीएचडी को दे दिया। 7 बोरिंग खुद गया और वो पानी देने की जो बात आई तो इन्होंने नई सरकार जो बनी उसने प्रपोजल ही चेंज कर दिया कि मेगा आवास के अलावा हम दूसरी कॉलोनी को पानी नहीं देंगे। तो जनता में आक्रोश था और कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं। तो वास्तव में कलेक्टर साहब ने पॉजिटिव जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वास्तव में पीने का पानी का हम कैसे देंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, हमारे पे है, आपको पीने का पानी उपलब्ध कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अपने जीवन में वैवाहिक होने का सपना तो हर इंसान देखता है, लेकिन किसी की शादी में काफी अड़चनें आती हैं या किसी की होती ही नहीं है, परंतु वह शादी करने के लिए तरह तरह के जतन करता है और ऐसे में धोखे का शिकार भी हो जाता है। और यही वजह रहती है कि धोखा खाने के बाद उसकी मानसिक स्थिति काफी कमजोर हो जाती है। आइए आज आपको मिलवाते हैं ऐसे ही धोखा खाए हुए 40 वर्षीय हीरालाल डांगी से, जिनकी मानसिक स्थिति इन दिनों खराब हो गई है। उनसे पूछते कुछ हैं और वह कहते कुछ हैं। दरअसल सितंबर माह में आरोपी शंभूलाल डांगी, मांगीलाल डांगी, हेमंत डांगी और भंवरलाल डांगी आए और हीरालाल डांगी को शादी कराने के लिए लड़की दिखाने के लिए ले गए। अब यहाँ कहानी में अलग मोड़ आ गया। लड़की दिखी तो थी लेकिन घूंघट में, वह भी किसी के घर, गार्डन या होटल में नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर। अनपढ़ हीरालाल को कुछ पता तो चला नहीं, एक बार तो आ गया, लेकिन घूंघट में देखने से उसके दिल में फिर से देखने की कसक जाग उठी। उसने आरोपियों को कहा कि बिना देखे कैसे शादी कर लूं, तो आरोपियों ने 2 लाख रुपए मांगे और फिर से रजिस्ट्री कार्यालय आने को कहा। तय समय पर हीरालाल पैसे लेकर पहुंच गया तो आरोपियों ने कुछ दस्तावेजों पर अंगूठे लगवा लिए और पैसे भी ले लिए। इस बार भी युवती तो आई, लेकिन वह घूंघट में ही थी। बाद में फिर दूसरे दिन मुलाकात की बात कहते हुए आरोपियों ने हीरालाल को फिर से घर भेज दिया। उसके बाद न तो वो पर्दा नशी दिखी, न ही कोई जांचेबाज।
धोखेबाज जो हीरालाल की 7 फेरे करवाने के लिए उसके साथ घूम रहे थे। बाद में जब पता चला कि वह सब तो धोखेबाज थे और जिन कागजातों पर दस्तखत करवाए हैं वह तो जमीन की रजिस्ट्री है। करीब 1 बीघा 1 विस्वा बेशकीमती जमीन भू व्यवसायी शंभूलाल और मांगीलाल डांगी के नाम हो गई और 2 लाख रुपए भी हड़प लिए गए। वहीं जासेबाजों ने धोखाधड़ी विभाग के साथ भी की है। रजिस्ट्री में जिस आरएमजी बैंक से चेक द्वारा लेन देन का हवाला दिया गया है उस बैंक में न तो हीरालाल का खाता है न ही इस बैंक से चेक से लेन देन हुआ है। मतलब गलत रूप से राशि और चेक संख्या डालकर विभाग को भी गुमराह किया गया। मेरा नाम बेरूलाल है और ये मेरे साला जी हैं हीरालाल जी मदार के, और इनके साथ में कुछ धोखाधड़ी हुई है। क्या धोखाधड़ी हुई सर? इनके साथ में सर कुछ 4 लड़कों ने मिलकर के इनके साथ में फर्जी रजिस्ट्री करवा दी जमीन की। इनके साथ क्या हुआ सर कि शादी के नाम पे ये फेणियों का गुड़ा के गांव के कुछ 4 लड़के थे, भंवरलाल पिता मोड़ा जी और उनका भाई मांगीलाल पिता मोड़ा जी और उनकी भाईबंदी है, और हेमंत पिता लोगर जी और शंभूलाल पिता लोगर जी डांगी। इन चारों ने मिलकर के इनको शादी का बहाना बना के और इनके अनपढ़ होने का फायदा उठा के और अभी 40-45 साल की एज हो गई, शादी नहीं हुई, ऐसा करके कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। और ऐसा करके ये इनको बड़गांव में लाए, बड़गांव लाके इनसे पैसे भी लिए, 2 लाख रुपए लिए इनसे, और कि भाई तुम्हारी यहाँ शादी करा रहे हम, किसी इस तरह से बहाना बनाया और इनको अंदर ले गए और अंदर ले जाके इनसे जो भी रजिस्ट्री करवा दी। इनको तो पता ही नहीं है, तो अनपढ़ आदमी है और बोला भी है, बोल भी नहीं सकता है, इसकी ये भी प्रॉब्लम है बिल्कुल ही। तो इस तरह से इन लोगों ने 420 करके इनकी जमीन हड़प ली, रजिस्ट्री करवा दी। कुछ पैसे दिए क्या इनको? पैसे वैसे कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी पैसा नहीं दिया और न कोई कुछ चेक वगैरह भी नहीं दिया, एक भी चेक नहीं दिया, कोई पैसा भी नहीं दिया इनको। कानौर नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय दिख रहे हैं, जहां भाजपा ने नाराज खेमे को साथ लेकर पूरे जोश खरोश के साथ नामांकन दाखिल किया। लेकिन नामांकन के बाद कार्यालय में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं ने जमकर लाते घूंसे चलाए। दिन में बैंड बाजों के साथ जिस तरह से भाजपाइयों ने एकजुटता दिखाई, जिसमें विरोधियों के दिलों की धड़कन तो एक बार बढ़ा दी थी, लेकिन दोपहर बाद एकजुटता लातों घूंसों में तब्दील हो गई। भाजपा फिर बिखरी हुई नजर आई। भाजपा के कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए तो कुछ मंगलवार को दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि नामांकन के बाद भाजपा कार्यालय में वार्ड 8 में दाखिल 2 नामांकनों को लेकर चर्चा चल रही थी। दोनों के पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों ही पक्षों में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पार्टी पदाधिकारियों ने दोनों पक्षों को आपस में झगड़ने की वजह से तीसरे विकल्प को तलाशते हुए दीपक शर्मा को वार्ड 8 का उम्मीदवार घोषित करते हुए मंगलवार को नामांकन दाखिल करने की बात कही है। बाहर केवल दोनों कार्यकर्ता एक वार्ड नंबर 8 का था। कल हमारा तो उसका फॉर्म भरने थे, इसलिए इनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। कपड़े फट गए, सिर में लगी है, ब्लड आ गए हैं, खून निकल रहे हैं। खून नहीं निकल रहे हैं, वो तो दोनों आपस में बात करते करते एक नाखून लग गया हल्का सा, वो थोड़ी दिखा हो जाइए। आगे ऐसा कोई झगड़ा कपड़े कैसे फटे? कपड़े कुछ नहीं फटा होता, लोहे के आंकड़े में आ गया था, दौड़ रहे थे जो लोहे के आंकड़े में आ गया, इसलिए फट गया है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। अब की बार किसकी बनेगी सरकार? जनता जनार्दन कर रही है विचार। उम्मीदवार रोज मिलेगा या वार्ड में नहीं रुकेगी उसकी कार? ताजपोशी से पहले कर लें एक बार विचार। आपको धोखा देगा या बनेगा आपका खेवनहार? उदयपुर न्यूज हर बार की तरह इस बार भी बनेगा मददगार। देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम कटघरे में उम्मीदवार। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट।
Contact 9983305577. New Navratan Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट्स, साइट आरकेपुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। राज्य सरकार की स्वच्छ परियोजना में अधिकारियों और अफसरों की जमकर धांधली सामने आ रही है। अधिकारियों और अफसरों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि यह लोग सरकार के नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 1996 में एक स्वयं सेवी संस्थान के रूप में पंजीकृत हुई इस योजना में राज्य सरकार के सभी नियम यथावत लागू होने के बावजूद मृत राज्य कर्मचारियों के परिजन दर बदर भटकने को मजबूर हैं। स्वच्छ परियोजना की नियमावली के तहत बिंदु संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि स्वच्छ परियोजना के संचालन के समय सेवा संबंधी नियम, राजस्थान सेवा नियम यथावत लागू रहेंगे। इसके बावजूद भी अधिकारी अपने चहेतों को लाभ देने के चक्कर में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं। कई परिजनों ने तो अब आस भी छोड़ दी है और ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर उनकी एड़ियां तक घिस गई हैं। वहीं जब स्वच्छ परियोजना के निदेशक रामजीवन मीणा से बात की गई तो उन्होंने भी गोलमाल जवाब देते हुए इसे एक स्वयं सेवी संस्थान बताते हुए
हुए पल्ला झाड़ लिया। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि यदि आरएसआर लागू होने के बाद भी चहेतों को लाभ देने के चक्कर में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी तो उनके परिवारों का भरण पोषण कैसे होगा। जिन्होंने अपनों को खोया है, बरसों से कान में तेल डालकर गहरी नींद में सोए हुए तमाम स्वच्छ परियोजना के अधिकारियों और जिम्मेदारों से हम अपील करते हैं कि इस खबर को देखने और सुनने के बाद अपनी आंखें खोलें और जिनके घर के चिराग बुझे हैं और जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वच्छ परियोजना में सेवाएं देते हुए निकाला है, उनके आश्रितों को आरएसआर के तहत नियुक्तियां प्रदान की जावे। वैसे उदयपुर न्यूज से बातचीत के दौरान विभाग के निदेशक रामजीवन मीणा ने यह जरूर कबूला है कि सरकार के समस्त नियम लागू हैं और आरएसआर के तहत कार्रवाई करते हुए मृतकों के आश्रितों को मदद देने का प्रयास किया जाएगा। मेरे पिताजी की अभी 22 सितंबर को मृत्यु हो गई थी और किस वजह से हुई थी? उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई थी और वो स्टेट गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय थे और यहाँ पे मैंने अपनी वापस नौकरी के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन मेरे को ओरली तो अभी एक बार के लिए बोल दिया गया है कि है ना हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, जबकि यहाँ पे आरएसआर के जितने नियम हैं वो सब लागू हैं और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे ऑफिसर्स बन के बैठे हैं। आपके फादर स्थायी थे यहाँ पर? हाँ, वो परमानेंट एम्प्लॉय थे यहाँ के। 2011 के अंदर परमानेंट हो गए थे। आपने जब एप्लीकेशन दी तो क्या कह रहे हैं आपको? मुझे एक बार के लिए तो मना कर दिया गया है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। आज के पहले कभी दी क्या किसी मृत राज्य कर्मचारी की? हाँ, हमसे पहले 4 जनों ने दी थी। हाँ। और उनको खाली संविदा पे लगा के छोड़ दिया, उनकी ऐसा परमानेंट उनको नहीं लगाया गया, जबकि आरएसआर के सारे नियम लागू हैं उसके बाद भी उनको सबको मना कर दिया गया। आप यहीं पे नौकरी करते हैं? हाँ सर, मैं यहाँ पे नौकरी करती हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। यहाँ पे मुझे प्लेसमेंट पे लगाया, मुझे अनुकंपा पे नहीं रखा है यहाँ पे। आपने एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन दे दी मैंने सर। क्या कहते हैं? कि ये तो एनजीओ है, एनजीओ में नहीं लगता है, आपके हस्बैंड की जगह पे आपको नहीं लगेगा, आपको पन्नादाय योजना में लगा रखा है मुझे ये प्लेसमेंट पे। एप्लीकेशन दी थी? हाँ, आपको संविदा पे लगा दिया? हाँ, संविदा पे लगाया है और प्लेसमेंट पे लगाया है। कब मृत्यु हुई थी आपके हस्बैंड की? 7 महीने पहले। 7 महीने हाँ, पहले। हाँ। ऐसे और भी कोई लोग हैं क्या जिनकी मृत्यु हुई हो और उनको नहीं लगे हो? हाँ, 4 जने हैं सर। और सबको मना कर देते हैं? सबको मना कर रखा है और एनजीओ है ऐसे करके नहीं, जबकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे परमानेंट थे और उनकी मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन सब गवर्नमेंट के जैसे ही थे। और यहाँ पे जो फंड आता है वो राज्य सरकार? हाँ, राज्य सरकार की तरफ से आता है। और आपने इस बारे में कभी आगे बात की निदेशक से या ऐसा क्या जवाब देते हैं? ऐसे कह रहे कि नहीं लगेगी, यहाँ पे एनजीओ ही है, यहाँ पे नहीं लग सकती है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ये प्लेसमेंट में। देखिए, ये मैटर पिछले दिनों आया था, कोई हमारा एक कर्मचारी है उसकी डेथ हो गई थी, तो उस समय हमने इसको एग्जामिन करवाया था। तो स्वच्छ परियोजना में अनुकंपात्मक नियुक्ति देने के कोई नियम नहीं थे, परंतु अभी जो आपने ध्यान आकृष्ट किया है कि साहब इसमें सेवा नियम लागू हैं, तो हम इस एंगल से इसका दोबारा परीक्षण करवा लेंगे। सर, बिंदु संख्या 5 में नियमावली में यह हवाला दिया हुआ है कि राज्य सरकार के नियम लागू हैं, तो सर कहीं विशेष परिस्थितियों में लागू हो जाते हैं और अदर परिस्थितियों में हट जाते हैं, ऐसा तो नहीं है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मचारियों के ऊपर जो राजस्थान सेवा नियम लागू होने का प्रस्ताव ले रखा है तो फिर लागू ही है। तो राज्य सरकार के नियम लागू हैं सर कर्मचारियों के लिए? जो सेवा नियम है वो लागू है, और ये भी यदि सेवा नियम में होगा हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। सर, जो रेगुलराइज हो चुके हैं 2011 में और जिनको वेतन श्रृंखला भी मिल रही है, वेतनमान भी रेगुलर मिल रहा है, 7वां वेतन आयोग भी उनकी उसमें लगा था, तो सर वो तो राज्य कर्मचारी में आएंगे ना उसी श्रेणी? इसको हम एग्जामिन करा लेंगे यदि होगा। तो सर किस तरह का आपका वो रहेगा, क्योंकि इस तरह के जो 4 कर्मचारी की कुछ सूची हमारे पास आई है? नहीं, हमारी सकारात्मक सोच है और इस तरह का मैटर होगा तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे हम एग्जामिन करवाएंगे इसको, और उनका अगर विबला हो सकता है तो अच्छी बात है। शहर के दुर्गानगरी रोड पर स्थित स्वामीनारायण मंदिर में रविवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। प्रभु के सम्मुख विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया गया। भक्तों की ओर से लाया गया भोग भगवान को चढ़ाया गया। बीपीएस संस्थान और उदयपुर गीता कल्याण निधि ट्रस्ट की ओर से आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी सुहाल खान ने बताया कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर में पहुंचे और विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाकर प्रभु दर्शन किए। इसके बाद भजन कीर्तन का दौर भी चलता रहा। आज हमारे मंदिर के अंदर स्वामीनारायण मंदिर में
अन्नकूट का उत्सव है। 2013 से हम निरंतर ये उत्सव मनाते आ रहे हैं। ये हमारा 7वां विशाल अन्नकूट का महोत्सव है। भव्य व्यंजनों का दिव्य थाल भगवान को चढ़ाया जाएगा और सभी हरिभक्तों के दर्शन जो है इसका समय 3 बजे से लगाकर और रात्रि 8 बजे तक रखा गया है। भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी यहाँ रखी गई है। तो श्री कृष्ण भगवान के समय में जो अन्नकूट उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करके शुरुआत किया था, उस परंपरा को आज माँ प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये अन्नकूट विश्व में बीएपी स्वामीनारायण संस्था के 1200 से अधिक मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर में ये उत्सव मनाया जाता है और उदयपुर में भी उत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है कि उदयपुर मंदिर में इस तरह से एक कार्यक्रम हो रहा है। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर आप इसको और भी ज़्यादा भव्य और दिव्य बनाएं। उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने रविवार रात को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लिस्ट को लेकर खबर लिखे जाने तक संशय बना रहा। नामांकन का मंगलवार को आखिरी दिन होने के चलते बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की निगाहें लिस्ट पर टिकी हुई थी। बीजेपी उम्मीदवार उदयपुर नगर निगम में कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद सोच समझकर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगी। हालांकि जिन वार्डों में बीजेपी के दावेदारों में कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है, उन संभावित प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए इशारा कर दिया गया है। टिकट वितरण में हो रही देरी पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में अपनी प्रतिक्रिया दी। कटारिया ने बीजेपी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि पार्टी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को चुनने के लिए मंथन में जुटी है। कटारिया ने कहा कि शाम तक पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की टिकट की सूची जारी करने की संभावना है। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस की सूची आने के बाद हमारी ओर से एक-एक उम्मीदवार पर पुनर्विचार किया जा रहा है। अगर उसमें किसी उम्मीदवार को लेकर कोई दिक्कत है तो वहां पर भी उम्मीदवार बदलकर जिताऊ को मैदान पर उतारा जाएगा। वैसे तो हमने बहुत कुछ जयपुर जाकर के चर्चाएं कर ली, लेकिन आज कांग्रेस की लिस्ट आई है। एक बार उस पर निगाह लगा करके प्रत्येक वार्ड के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। अगर कहीं हमको लगता है कि प्लस माइनस ध्यान में आता है तो जरूर विचार करेंगे और जयपुर को बताएंगे। जयपुर की स्वीकृति मिलने के बाद हम अपनी लिस्ट जारी करेंगे। एक दिन ही बचा है फॉर्म भरने में, उसको लेकर एक दिन ही बचा है। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। जहां हमको लगता है कोई विवाद ही नहीं है, उनको कह देंगे कि तुम अपना काम शुरू करो। लिस्ट तो तभी डिक्लेयर करेंगे जब सब वार्डों के ओके होकर के जयपुर से पूछेंगे। उदयपुर के एलिट क्लास के क्लब माने जाने वाले फील्ड क्लब प्रबंधन ने रविवार को जरूरतमंदों को वस्त्र वितरण की अनुकरणीय पहल की। दरअसल फील्ड क्लब प्रबंधन ने अपने 3500 से ज्यादा सदस्यों को एक एक कपड़ा एकत्र कर जरूरतमंदों के लिए काम करने वाली संस्थान को दान दिए। दरअसल ये कपड़े क्लब के प्रत्येक सदस्य से एकत्र किए गए हैं। इससे पहले भी क्लब की ओर से गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिहाज से कई आयोजन किए जाते रहे हैं। एकत्र कपड़ों को बूजड़ा, नाई, अलसीगढ़ आदि क्षेत्रों में जरूरतमंदों को बांटा जाएगा। क्लब में मानव सचिव जसवंत आचलिया ने बताया कि क्लब सदस्यों का ब्लड ग्रुप डाटा भी तैयार कराया गया है। इसमें जरूरतमंद व्यक्ति को तुरंत रक्त उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही सर्दी के मौसम में भी गर्म कपड़े एकत्र कर जरूरतमंदों को बांटे जाएंगे। इस दौरान उपाध्यक्ष रमेश मनवानी, कर्तव्य शुक्ला, पंकज कनेरिया, अंकित शर्मा, सोहेल अख्तर, रुपिंदर मोदी आदि उपस्थित थे। आप जो भी पधारे हुए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार बंधु, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा शहर की जनता को कि शहर में एक फील्ड क्लब के बारे में एक अलग ही भ्रांति है कि यह क्लब तो सिर्फ खाने पीने और मनोरंजन का क्लब है। तो ऐसा नहीं है। हमने ये हमारा टेन्यूर 2 साल के टेन्यूर में हमने अभी तक 2 ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं। दोनों नवरात्रि के फंक्शन में हमने अनाथ बच्चों को लाके यहाँ पे डांडिया करवाया, उनको भोजन करवाया। और अभी हाल ही में हमारे मेंबर जो 3530 मेंबर की जो संख्या है, तो 3530 कपड़ों का जो हमने लक्ष्य रखा था, तो 3530 कपड़े हम इकट्ठे करके और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ, उसका लक्ष्य हमने बहुत जल्दी ही पूरा कर लिया। इसमें हमारी पूरी कार्यकारिणी की टीम, वाइस प्रेसिडेंट उमेश जी मनवानी, ट्रेजरर कर्तव्य जी शुक्ला, पंकज जी कनेरिया, जॉइंट सेक्रेटरी, सभी ने बहुत मेहनत करी हमारे स्टाफ ने, और इस लक्ष्य को हमने बहुत जल्दी हासिल किया। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी हम नेक्स्ट चरण इसका नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में इसका रखेंगे, जिसमें हम सिर्फ गर्म कपड़े, उन्हीं कपड़ों का एक टारगेट लेंगे और उन्हीं कपड़े हम कलेक्ट करके, और ताकि सर्दी में कोई भी ज़रूरतमंद सर्दी से कांपे नहीं, उसके लिए हमने ये भी टारगेट रखा है कि अगले इसमें महीने में आने वाले दिसंबर में हम ये इनका उन्हीं कपड़ों का भी एक लक्ष्य पूरा करके और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।
बार एसोसिएशन की ओर से सोमवार को जिला कलेक्ट्री पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने इस मामले में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि 2 नवंबर को नई दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग कर गोलियां चलाई गई, जिसमें कई अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इस मामले में उदयपुर के वकीलों ने भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए सामूहिक रूप से समर्थन दिया। इस मौके पर ज्ञापन में 7 सूत्रीय मांगों को रखा गया। कि अधिवक्ताओं को संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अधिवक्ताओं का संविधान में प्रस्तुत मार्कुल पैरवी के अधिकार की सुरक्षा को दिल्ली में जो दुर्दांत घटना हुई, जो अधिवक्ता अपनी न्यायिक कार्य करने के लिए आए थे और केवल पार्किंग को लेकर के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कहासुनी होने पर सब शांत होने के बाद में अचानक गोली चलना, ये क्या जो था कि एक आतंकवाद की तरह के काम किया, सबके वार करना और 8-10 वकीलों को गोली लग के घायल हो गए जो इलाज रहते हैं। और एक इतना पूरे भारत में न्याय प्रणाली पर जो हमला किया है, निश्चित रूप से बरतने काबिल है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा, अधिवक्ताओं के कल्याण और अधिवक्ताओं की हर सुविधा के लिए ये पाबंद रहे सरकार, इसके लिए हमारा पुरजोर शब्दों में ये प्रोटेस्ट है और आप मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में ये बात पहुंचनी चाहिए। जय भारत, जय राजस्थान। इधर आ रहा ना। दिनांक 2/11/2019 को 30 हजारी कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस के द्वारा निहत्थे निर्दोष वकीलों के ऊपर पहले लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस की बौछारें की, आंसू गैस छोड़ी गई और गोलियां चलाई, जिससे कितने अधिवक्ता घायल हो चुके हैं। और ये हमारा ये मानना है, इस देश के जो कानून में विश्वास करने वाले व्यक्ति है उसका ये मानना है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा हिंदुस्तान की स्वतंत्र न्यायपालिका के अंदर जाकर के जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, वो न्यायपालिका को सीधे सीधे चुनौती दी गई थी। आज इस घटना को लेकर के संपूर्ण राष्ट्र के अधिवक्ता उद्वेलित थे तथा संपूर्ण राष्ट्र के अंदर और इस उदयपुर संभाग के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में आज न्यायिक कार्यों को स्थगित कर रखा गया है और सभी उपखंड मुख्यालय पर उपखंड मजिस्ट्रेट के माध्यम से, जिला मुख्यालय पर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से और बाकी अन्य इस जगहों पे पर्टिकुलर स्थान से ज्ञापन दिए जा रहे हैं और मांग की गई है निकट भविष्य में इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। हमारे ज्ञापन के अंदर हमने घायलों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की है, अच्छे चिकित्सालय के अंदर इलाज कराने की मांग की है तथा दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करके उनको दंडित करने की मांग की तथा ड्यूरिंग इंक्वायरी जो भी दोषी व्यक्ति प्रकट होते हैं, जिनके जो प्राइमा फेसी स्टेटमेंट में नाम है, उन व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए ताकि किसी प्रकार कोई भी इंक्वायरी इफेक्टिव नहीं हो, इनका स्वतंत्र इंक्वायरी हो सके। इसके साथ ही साथ हमने महत्वपूर्ण अधिवक्ता संरक्षण बिल को तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पारित करे, उसके लिए हमने भी इस मेमोरेंडम के अंदर मांग की है। और अधिवक्ता हित से जुड़ी हुई और जो देश की तालुका स्तर और जिला स्तर की अदालतों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसके लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि प्रत्येक जिला और तालुका स्तर की अदालतों के अंदर कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की राशि दिलाई जाए और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो सुनवाई हो रही है, जो उन्होंने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए गए, वो 100 मोटो कोग्निजेंस के ऊपर उनके द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई, उस गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य करके देश के अंदर एक ऐसा मैसेज दिलाया जाए ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्र अखंडता और अक्षुण्णता बरकरार रखी जाए। जय हिंद, जय भारत। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई दावेदार मैदान में हैं। इन दोनों पार्टियों से दो हाथ करने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी 15 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नगर निगम को लेकर सोमवार को माकपा की ओर से 4 उम्मीदवारों ने अपना समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किए, लेकिन इन उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार ऐसा भी है जो वर्ष 2013 में उदयपुर शहर विधानसभा से चुनाव लड़ चुका है। कहते हैं कि राजनीति में चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा कभी ठंडी नहीं होती। शायद यही वजह रही है कि वर्ष 2013 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़े राजेश सिंह भी वापस उसी से निचले स्तर पर आकर पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों द्वारा राजेश सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे जनता की इच्छा बताते हुए मामले से पल्ला ही झाड़ दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज 4 उम्मीदवारों ने
और एक उदयपुर जनहित मोर्चा की ओर से एक उम्मीदवार ने आज 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। जैसा कि इस उदयपुर में 25 साल से भाजपा का बोर्ड है और एक विकल्प उदयपुर की जनता चाहती है। हमने उदयपुर जनहित मोर्चा बनाकर ये विकल्प देने की जनता को कोशिश की है कि जो जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन हो। और हमारे यहाँ पर हम लोग देखें तो जो स्थिति आज शहर में बनी हुई है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भयानक है। और जो सपने दिखाए थे भाजपा बोर्ड ने, वो इन 25 सालों में, खासकर 5 सालों में तो बहुत ज्यादा इस शहर की हालत खराब कर दी है। हमने जो पहला एजेंडा लिया वो ये लिया है कि हर वार्ड में कियोस्क लगे, वहां पर कम से कम जो एक कर्मचारी और अधिकारी वहां रहे और पार्षद की भी ड्यूटी भी वहां रहे। 70 वार्ड में ये कियोस्क लगे। आप देखिए, चाहे लाइट की शिकायत हो, चाहे सफाई की शिकायत हो, चाहे नाली के निर्माण की शिकायत हो, स्लैब लगाने की शिकायत हो, या और कोई भी काम हो इसे, तो लोग महीनों महीनों तक चक्कर लगाते रहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ये चाहते हैं उदयपुर की जनता का नगर निगम लगे, एक किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का नहीं लगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार उदयपुर की जनता विकल्प देख रही है और लोग कहते हैं कि इस बार मजबूत विपक्ष होना चाहिए। तो मुझे भी उम्मीद है इस बार विपक्ष मजबूत होगा और भाजपा विपक्ष का रोल अदा करेगी इस बार। आप एक विधायक का चुनाव लड़ चुके हो, अब आप पार्षद से आए हो, आपको लगता है कि डिमोशन हुआ है? नहीं, ये कोई मुद्दे नहीं है कि लोकसभा का लड़ लिया तो विधानसभा का लड़ेगा तो डिमोशन होगा, या विधानसभा लड़ लिया। लोकसभा और विधानसभा चलो फिर भी इक्वल, पर एक पार्षद का चुनाव और एक विधायक, आप यहाँ के सभी, अगर आबादी के हिसाब से देखिए, आपने करीब 40 पार्षदों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायक का चुनाव भी लड़ा था। नहीं, वो सारा है, लेकिन आप कोई चुनाव लड़ने से आपका तो डिमोशन हो जाए या प्रमोशन हो, जहाँ तक जनता ये चीज सोच रही है। नहीं, जनता, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जनता ये सोच रही थी, पार्टी का भी ये सोच रहा था कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। और पिछले 5 साल में जो नगर निगम में जो भूमिका थी, जो होना चाहिए, मतलब रोल विपक्ष का, वो मिला नहीं है। एक आवाज जो जनता की आवाज होनी चाहिए वो मिली नहीं है। इसलिए ये फैसला जनता ने और पार्टी ने लिया, मैंने व्यक्तिगत नहीं लिया। जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल उदयपुर के विद्यार्थियों ने अपने इंजीनियरिंग कौशल का कमाल दिखाते हुए मेधावी शिक्षकों के निर्देशन में ऑल टेरेन व्हीकल बनाया है। सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल शालू बब्बर ने बताया कि जीडी गोयनका स्कूल के बच्चों की प्राइमरी कक्षा के स्तर से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उन्हें स्कूल में ही प्रायोगिक तौर पर अपनी पसंद के उपकरणों को देखने, समझने और अपनी मानसिक क्षमताओं के अनुसार नए मॉडल विकसित करने में मदद की जाती है। इसी के तहत बच्चों ने मिलकर ऑल टेरेन व्हीकल ATV बनाया है, जो दिखने में भी अद्भुत है और इसकी उपयोगिता भी लाजवाब है। शालू बब्बर ने बताया कि इस प्रकार के व्हीकल के निर्माण की योजना को मूर्त रूप लेने में 5 महीने का वक्त लगा है। इस वाहन में कई पार्ट्स विदेशों से मंगवाए गए हैं। पूरा प्रोजेक्ट छात्रों ने खुद असेंबल करते हुए अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हुनर दिखाकर बच्चे देश के विकास में योगदान तो दे ही सकते हैं, सफल विद्यार्थियों के रूप में अपनी मौलिक पहचान भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जीडी गोयनका में इन बच्चों के साथ हम सब लोगों ने ATV बनाया, वो है ऑल टेरेन व्हीकल। इसका मतलब है ये क्वाड साइकिल है। क्वाड साइकिल इसलिए क्योंकि इसमें 4 पहिए हैं, तो उसको हम क्वाड साइकिल बोलते हैं। तो वो क्वाड साइकिल क्या करेगी, किसी भी टेरेन में मूव कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने इसमें अप्लाई करी है, लर्निंग बाय डूइंग। हमारे बच्चों ने एक एक पार्ट पूरा रिसर्च करा, रिसर्च करके किस तरीके से बनना चाहिए, क्या उसके सेफ्टी फीचर्स होंगे, किस तरीके से रिपेयर एंड सर्विसेज होगी, वो सारी रिसर्च करके उसकी असेंबलिंग करी है। हमने जूनियर सेक्शन से लेकर सीनियर सेक्शन के सभी बच्चों को इसमें इंक्लूड करा है। जूनियर सेक्शन के बच्चों को सबसे पहले हमने ये बोला कि हम इस तरह के एक आइडिया लेकर आ रहे हैं, तो उनसे एक बेसिक स्केचेस बनवाया, क्योंकि एक छोटे से बच्चे के लिए क्या होती है क्वाड साइकिल या ATV, तो उसने सबसे पहले अपने इमेजिनेशन के साथ में एक बेसिक स्ट्रक्चर स्केच बनाया। तो स्केच से हमें पता चला कि किस तरीके से हमको उसे डिज़ाइन करना चाहिए। फिर जो हमारे मिडिल सेक्शन के बच्चे थे, मतलब 4th, 5th, 6th, उनको हमने एक एक पार्ट की रिसर्च करवाई कि एक सेक्शन को हमने इंजन दिया, एक को शाफ्ट दिया, एक को एब्जॉर्बर्स दिए। तो उन सब ने रिसर्च करके एक एक पार्ट की हमने डिटेल स्टडी करी है, और स्टडी करने के बाद में हमने ये सारे जो पार्ट्स हैं वो हमने इंपोर्ट करवा के फिर उसकी प्रॉपर असेंबलिंग करी है, और इसका पूरा कस्टमाइजेशन हमारे बच्चों ने करा है। जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं। क्या कॉस्ट है इसकी? सर कॉस्ट तो बेयर मिनिमम है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज रिसर्च करके बनाई गई है। अराउंड 40-45 के आसपास है। कॉस्ट तो डजंट मैटर सर, बच्चों को पढ़ना और समझना। इंजीनियरिंग में भी बच्चों को इस तरह की लर्निंग बाय डूइंग जिसे हम बोलते हैं, और CBSE और हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वो सभी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ करें, कुछ अनोखा बनाएं, जिससे कि वो लर्न करें। आज हम एक एक चीज़ अगर उन्हें
वर्बली बताते हैं या वीडियो दिखाते हैं तो उनके दिमाग में वो बहुत ही कम रिटेन हो पाती है। तो जब उन्होंने खुद ने ही देखा, समझा क्या होता है फोर स्ट्रोक इंजन, क्या होता है टायर्स कैसे लगते हैं। सर ये हमारे टोटल 15 बच्चों की टीम थी और वैसे मैंने कोशिश पूरी करी है कि मैं एक नर्सरी से लेकर 12th तक के सभी बच्चों को इंक्लूड करूं अलग अलग लेवल पे। तो टीम वर्क है सर, हमारे सभी बच्चों ने कंट्रीब्यूट करा है। एक 2nd क्लास के बच्चे ने भी स्केच बना के दिया है कि वो कैसे एटीवी डिजाइन कर सकता है या कैसे उसके दिमाग में कैसे एटीवी है। और हमारे पास 3D मॉडल्स भी हैं। उसमें क्या होता है कि प्लास्टिक के कैप्सूल्स होते हैं वो हम डालते हैं और एक एक पार्ट उन्होंने बच्चों ने डिजाइन करा कि हमको इस तरीके से टायर चाहिए या इस तरीके से शाफ्ट चाहिए, तो वो सब बच्चों ने करा। उपलब्धि के बारे में क्या है? उपलब्धि के बारे में सर ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ मेरे को जो हमारे आदित्य सर हैं, प्रिंसिपल मैडम हैं, उन्होंने ये मौका दिया कि हम इस तरह के एक बड़ी मशीन पे वर्क कर पाएँ, जो कि आई डोंट थिंक सो कहीं इंडिया में या कोई भी इंजीनियरिंग बड़े से बड़े कॉलेजेस भी जो हैं वो इस तरह का एक्सपोजर हमारे बच्चों को नहीं दे रहे। इसको यूज़ तो सबसे पहले सर हम हमारे बच्चों के नॉलेज के लिए यूज़ करेंगे। दूसरा, हमारा बहुत बड़ा कैंपस है, तो उस वास्ट कैंपस में अगर हमको विजिलेंस के लिए देखना होगा तो उसको हमारा स्टाफ यूज़ करेगा। तीसरा, हम एक ट्रैक बनाने का प्लान कर रहे हैं। उस ट्रैक में हम एज अ स्पोर्ट भी इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। और ट्रैक हम इस तरीके से बनाएंगे कि पूरा का पूरा टायर्स के साथ कवर्ड होगा एजेस पे, एंड इसमें हम एक कस्टमाइजेशन और करेंगे, इसमें एक अभी स्पीड लिमिटर भी और लगाएंगे। तो बच्चों की सेफ्टी हमने पूरी की पूरी ध्यान रखी। इसका एक एक जो पार्ट है सर वो EU यूरोपियन यूनियन करके एक होता है, उससे अप्रूव्ड है। तो इसके अंदर कोई भी पार्ट जो है वो नकली या इस तरीके से नहीं है। इसके अंदर कोई इस तरह का इमिशन नहीं होता। EMC के बारे में जैसे आपने सुना है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। तो इसके सारे जो पार्ट हैं वो EMC से अप्रूव्ड हैं विद यूरोपियन काउंसिल। तो सेफ्टी हर चीज़ जो है वो हमने कवर करी। धन्यवाद। प्रिंसिपल मैम, प्रियंका मैम, सब ने हमारा साथ दिया। इवन आदित्य सर ने हमारे साथ टायर्स फिक्स करे हैं, हैंडल फिक्स करवाया है। एंड ऑल इन ऑल ये हमारे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इवन कभी फ्यूचर में जब हम ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी हो जाता है एंड टायर फिक्स करना पड़ता है, तो ये प्रैक्टिकल लर्निंग ही हमारे काम आएगी। क्योंकि हम थ्योरी में पढ़ भी लेते हैं तो भी हमें इतना क्लियरली समझ नहीं आता है, बट इधर हमने खुद से हमारे हाथ से टायर उठाकर इसको फिक्स करा है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट और मेजर पार्ट रहेगा हमारी लर्निंग का। कितने दिन लगे आपको इसको तैयार करने? हमको इसको तैयार करने में 1 दिन लगा। हमने पूरा दिन इस पे काम किया, पूरी टीम ने। तो हमने पूरी ATV बनाई थी। किस तरह का महसूस कर रही हैं आपने इतना बड़ा? बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको बनाते हुए हमने हमारे दिमाग में एक मेजर चीज़ यही थी कि हमें इसको बहुत सेफ बनाना है, क्योंकि ये हम स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे। तो हमने इसमें सेफ्टी के तौर पर कस्टमाइजेशंस भी कराए हैं। जैसे हमने टायर्स बड़े करवाए, हमने बर्गलर अलार्म लगवाया। ऐसी हमने ये ATV को बनाते हुए हमको 3 से 4 महीने लगे। इनकी सारी डिज़ाइनिंग और इसका पूरा डिज़ाइन, इसके बारे में हमने पूरी रिसर्च करी है और हमने इसको पूरा असेंबल करा है पूरे 3 से 4 महीने में। कैसे काम करेगा ये? इसको अभी चालू करने के लिए यहाँ पे की है और इस की को ऑन करके फिर पहले क्लच दबाते हैं और फिर इसके अंदर हमने 12 वोल्ट बैटरी लगाई है, जिससे वो स्पार्क देता है चालू करने के लिए। स्कूल का किस तरह का सपोर्ट रहा, कैसा महसूस होता है? इतना बड़ा काम आपने किया है। हमारे जो सर हैं, आदित्य सर और प्रिंसिपल मैम, हम सब ने साथ में मिलके इसको बनाया है और इसको बना के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने बनाया है। और मतलब कुछ भी अगर हमको बाद में डिफ़िकल्टी आती बड़े होके तो भी हमको कुछ इसमें आइडिया है। ठीक है, ये आइडिया किसका आया आपको कि ये बनाना है? ये हमारा कुछ प्रोजेक्ट था कि हमको कुछ यूनिक करना है, कुछ अच्छा, और हमने इसको एक स्पोर्ट भी बनाने वाले हैं हमारे स्कूल में। इसका पूरा ट्रैक बनाएंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस माकपा के कुछ दावेदारों ने दाखिल किया नामांकन। देर शाम तक चलता रहा भाजपा के भाई साहब का मंथन। मंगलवार को कलेक्ट्री में लगेगा दावेदारों का मेला। घूंघट में 3 बार दिखाई युवती, ले लिए 2 लाख। चेहरा देखने की आस में 1 बीघा जमीन की रजिस्ट्री तक करवा दी। स्वच्छ परियोजना में नहीं मिला मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रित